GTV में मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो इसराइली बर्बरियत सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि पूरे जो भी जहाँ जहाँ फ़लस्तीनी बसते हैं उन पर जारी है, उसके जो मनाजिर दिलदोज़ मनाजिर स्क्रीनों पर नज़र आ रहे हैं, लगता है कि मुस्लिम उम्मा बिल्कुल इससे बेखबर है, सफ़ाकी की हद तक जो है बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। और किसी का क्यों जिक्र किया जाए कि आप देखें कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का, मीडिया का और नून लीग का तो है भी, सबसे बड़ा मसला गालिबन मियाँ साहब की वापसी और चौथा बार वज़ीर आज़म बनना है। अब मैं उसकी तफसील में नहीं आऊँगा कि किस तरीके से वो आए गए या लाए गए, किस तरह उनको एयरपोर्ट पर फैसिलिटेट किया गया, फिर उनका जलसा किस तरह हुआ और अब मरी के पुरफिज़ा मकाम पे गए और आज अदालत में पेश हुए और जिस तरह पेश हुए वो भी आपने मनाजिर देखे होंगे। लगता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क होने के दावेदार और जो 3 बार दोस्त भी 3 बार वज़ीर आज़म भी रहे, उन्होंने एक लफ्ज़ भी अभी तक फ़लस्तीनियों के लिए नहीं कहा। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। और इसराइल बर्बरियत का यह आलम कि दुनिया भर का जो मीडिया जो मनाजिर दिखा रहा है, किस तरीके से बच्चे, मासूम बच्चे अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं, लोगों की चीखो पुकार ये आलम इस्लाम को लगता है सुनाई ही नहीं दे रही, इसलिए कि इसराइल की पुष्ट पर पूरे तौर पर अमेरिका है और बहाना ये बना रहा है कि हमास की पुष्ट पर ईरान है। आज की ताज़ा खबर यह है कि 24 घंटे में, जी हाँ, पिछले 24 घंटे में इसराइल ने कोई 320 हमले किए हैं, 320 हमले, जिसमें 436 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों की में है और वो तो आपने मंजर देखा ही होगा कि चंद दिन पहले अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया। और देखिए अमेरिका और वेस्ट ने पूरा लगता है कि छोड़ दिया है फ़लस्तीनियों का इस बार मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाए। किस बेरहमी से अमरीकी सदर के तर्जुमान ये कह रहे थे कि वो हर किस्म की अस्करी इमदाद पहुँचाएँगे इसराइल को, क्योंकि वो समझते हैं कि उसके पीछे ईरान है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहा था यकीनन कि अगर गज़ा में इसराइल दाखिल हुए तो उनका कब्रिस्तान बना देंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि जो हिमायत हम माजी में करते आए हैं वही हिमायत है और अमेरिका दरअसल गज़ा को फ़तह करने के लिए हमारा नाम ले रहा है, ईरान का नाम ले रहा है, हालांकि बराह रास्त हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सारी सूरत में हम गुफ्तगू करेंगे गज़ा में मौजूद सीनियर सहाफ़ी हैं, पहले भी हमें ये बताते रहे हैं कि वहाँ पर क्या कितनी संगीन सूरत हाल है। थैंक यू मिस्टर अब्दुल्ला। लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सिचुएशन इन गज़ा and I heard that so many journalists even killed and seriously injured. God save you. Now, Abdullah, what is the situation after 2 weeks? I just read that in 24 hours, more or less 300 plus attacked Israel and 500 nearly people killed. So now what is the latest situation, Abdullah? The situation in Gaza, innocent civilians and vulnerable populations including children, men, women and elderly bear the brunt of this unrelenting aggression by the Zionist terrorist forces. The recent attack on the Baptist hospital serves as a stark reminder that even places meant for healing and refuge are not spared from the horrors of war.
The consequences of this hospital attack have deepened an already dire humanitarian crisis. Basic necessities such as food, water, medicine, fuel, and electricity, which are the very foundations of survival, have become scarce commodities. In many instances, they have been brutally cut off, leaving the people of Gaza in a state of despair and desperation. Hospitals, once beacons of hope, now operate in darkness and chaos, with limited or no access to electricity. These facilities are pushed to the brink, with the reserve supplies dwindling dangerously low. The heroic doctors and medical personnel who strive to save lives face unsurmountable challenges. They must make heart-wrenching decisions about who can be saved and who tragically cannot. The weight of these decisions is a heavy burden that no one should bear. Every sector and aspect of life in Gaza is profoundly affected by this crisis. The people of Gaza are enduring immense hardships, living under constant fear or further attacks, and facing a humanitarian catastrophe of staggering proportions. Their suffering knows no bounds, and the world must respond with utmost urgency. The international community cannot remain indifferent to the plight of the Palestinian people in Gaza. The suffering is beyond description, and the situation demands immediate action. It is imperative to seek an immediate end to the violence and to provide vital humanitarian assistance to alleviate the suffering of innocent civilians. The people of Gaza need our solidarity, our support, and our unwavering commitment to justice and peace now more than ever. Last time I also asked you about the brother, so-called brother Muslim Mamalik, tactical step or help. Last week we heard that Egyptian convoy coming to support Gaza people. Now, any practical help is coming from the brother Islami Mulk, particularly the brother Arab world, particularly Saudi Arab, UAE, Egypt, you can say Jordan and other countries? Well, thank you for raising this crucial issue. The recent terrorist attack by the Zionist forces on the Baptist hospital in Gaza is a despicable act that cannot be justified by any means. It is an affront to humanity and a blatant violation of international law. The hospital, a sanctuary for healing and care, should be off limits to any form of aggression. However, I must admit that we are deeply disappointed by the silence and inaction of many Arab fellow countries in the face of such grave atrocities. We have witnessed a concerning lack of support and a failure to take meaningful steps to aid our Palestinian brothers and sisters in their time of need. It is disheartening to see that despite the Arab world's potential to take a significant impact on the situation, there has been limited collective action to condemn the Zionist aggression and provide substantial assistance to the people of Gaza. We must remember that Gaza is not just defending itself, it's defending the entire Islamic and Arab nations against the aggression and oppression of the Zionist terrorist attacks. I implore our Arab brethren to rise above political differences and unite as one to support the Palestinian cause. It is a collective duty to stand with Gaza in these challenging times. The suffering of the Palestinian people is a stain on our collective conscience, and we must do everything in our power to alleviate the pain and work toward justice and last resolution for the long-standing conflict. I call upon our fellow Arab countries to urgently provide humanitarian aid, medical assistance, and resources to help rebuild what was being destroyed. Together we can send a powerful message that we are united in our commitment to justice and the protection of our Palestinian brothers and sisters. Let us not allow their struggle to be in vain. Let us stand together and make a difference.
In addressing this question on TV, it's important to express a sense of urgency, disappointment, and a call for unity among Arab nations while also maintaining a constructive and diplomatic tone to encourage cooperation and support for the Palestinian people. Abdullah, I was also looking the role of the Palestine legal government, which accepted the other even UN, and even they have in the past good relation with Israel. So what's the Palestine government practically either helping or supporting, or only a statement? Well, the concerns and frustrations regarding the response of the Palestinian Authority and the Palestinian presidency to the ongoing crisis in Gaza are valid and deeply felt by many. The situation in Gaza is dire, with innocent civilians enduring unimaginable suffering. The people in Gaza are in urgent need of essential supplies, especially for their hospitals. Medicine is running out, and there is a critical shortage of fuel to power their facilities. Hospitals again and again are operating under extremely challenging conditions, with the risk of life-saving equipment failing due to the lack of electricity and fuel. The dire state of hospitals is a harrowing reality that cannot be ignored. These medical facilities, which should be places of healing and hope, are now teetering on the brink of collapse. The shortage of essential supplies, particularly fuel and medicine, has left hospitals in a precarious state, with devastating consequences for the health and well-being of the people in Gaza. Additionally, the civilian population in Gaza is facing severe shortages of food and clean water. Many have lost their homes and possessions, leaving them with virtually nothing. The despair and hopelessness in Gaza are overwhelming, and the international community must act swiftly to address these urgent humanitarian needs. The scarcity of medicine compounds of a crisis further, with essential medications running out. Patients with chronic illnesses, those in need of surgery, and those who have been injured in the ongoing conflict are all facing immense challenges in receiving the care they require. The situation is particularly dire for the most vulnerable, including children, women, innocent men, fathers, mothers, and the elderly. It is crucial for all Palestinian factions and leadership, including the Palestinian Authority and presidency, to prioritize the welfare and protection of their people above all else. Unity among Palestinians is essential to advocate for rights and well-being effectively, especially in the face of ongoing Israeli aggression. The situation in Gaza is a humanitarian crisis of immense proportions. The suffering of the Palestinian people cannot be overstated, and urgent action is required to provide essential aid and support to alleviate their plight. Okay, Abdullah, thank you so much. God save you. Only I can pray for you and the Palestine people, and particularly the Hamas people. Thank you. आपने देखा कि वहाँ पर सहाफ़ी ख़ास तौर पर फ़ौरन जो एजेंसियों के प्रेस्टिजियस इदारों के रॉयटर के बारे में आया कि वो एक शहीद हुआ, यानी उन जो बमबारी जो कर रहे हैं वो ये भी नहीं देख रहे कि मीडिया का आमतौर पर ख्याल किया जाता है, और बाकायदा वो प्रेस का लगाए हुए होते हैं, उसके बावजूद वो इसराइल बमबारी का निशाना बन रहे हैं। दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं एजेंट्स के, और उस वहाँ से रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल बात है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद बेलवी आप सामने हाजिर है, और ख़ास तौर पर
अफ़गानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को जिस तरह शिकस्त हुई है उस पर लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल है। यहाँ पर खुद आपको इल्म है जो अफ़गान जिनको हमारे बड़े दावे से कहते हैं, जो कोच गालिबन हमारे इंदमाम साहब कहते हैं कि जी मैंने उनकी कोचिंग की, और भी दावेदार हैं, यही बड़े बड़े जवान हुए। ठीक है, अगर वो जीत गए और जेन्युइनली जीते हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने टीम बनाई है, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल यानी उन्होंने उस मैच को, उनके एक खिलाड़ी ने वो जो यहाँ से अफ़गानी निकाले जा रहे हैं उनके नाम किया, इससे आप अंदाज़ा तासुब लगाएं। और पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है, ये तीसरी शिकस्त है। हिंदुस्तान से समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया के हाथों और फिर अफ़गानिस्तान से। जी हाँ, ये पहली जो है वनडे में शिकस्त हुई है। और ये वो टीम है जाने से पहले जिनके 200%, जी हाँ 200% कॉन्ट्रैक्ट में मुआवज़ों में इजाफ़ा किया गया था, और उसका जो है 0 नतीजा अभी तक तो हम देख रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि 5वें पॉइंट पर आ गए हैं, सेमीफाइनल तक पहुँचेंगे या नहीं। हमारे साथ हैं शाहिद हाशमी, क्रिकेट टीम को कवर कर रहे हैं, अहमदाबाद में कवर किया, चेन्नई में भी जब मौजूद थे, मद्रास में, जहाँ पर अफ़गानिस्तान टीम को फ़तह और पाकिस्तानी टीम को लफ्ज़ शर्मनाक कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ भी नहीं सामने आता। तो ये बताएं क्या नफ्सियाती मसला है? आप तो पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं इस टीम को कि ये हिंदुस्तान में यंग लड़के थे 20-22 साल के, ठीक है, यूरोप में और कोलंबो, श्रीलंका में, दीगर मुल्कों में खेलते रहे हों अपने मैदानों में, लेकिन मुझे नहीं इल्म कि इनमें से कोई इंडिया में शायद 1-2 मैच कोई खेला हो। लेकिन क्या प्रेशर है नफ्सियाती क्राउड की तरफ से भी, और ओवरऑल जो मैंने कहा ना कि यहाँ भी कुछ लोगों ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए, और इंडिया में खेलते वैसे ही वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। तो लेकिन ये वाली जो शिकस्त है ये तो बहुत ही, सॉरी टू से, शाहिद, मैंने कहा ना, भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, शर्मनाक भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। दबाव तो जाहिर है बहुत है। दबाव भारत के मैच से शुरू हो गया था। 1,30,000 तमाशाई सिर्फ एक टीम को फेवर कर रहे हो और आपके लिए कोई भी नारे न लगा रहा हो, आपके फैन बिल्कुल भी ना हो, तो दबाव तो होता है। वहीं से दबाव शुरू हुआ, और भारत से मैच अगर जीत जाते तो ये दबाव खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन भारत से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, और फिर अफगानिस्तान से हारना पाकिस्तान टीम का बनता नहीं था। लेकिन आपने फाइट नहीं की, आपने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, बहादुराना क्रिकेट नहीं खेली, सामने वाली टीम ने बहादुराना क्रिकेट खेली, तब दबाव तो बहुत जबरदस्त है। जिस तरह बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो शेकिन है, बहुत हर्ट हुए हैं, टीम भी हर्ट हुई होगी। और अब ये पूरे टूर्नामेंट में दबाव रहेगा, इस टूर्नामेंट के बाद भी रहेगा। जाहिर एक बड़ा मुश्किल टूर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, टेस्ट मैचेस का, तो टीम में बड़ी तब्दीलियां होने का इम्कान है, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होने का इम्कान है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत जबरदस्त दबाव का शिकार है। मैं तो मेरा मैदान कतई क्रिकेट नहीं है, लेकिन हाँ, करोड़ों पाकिस्तानी की तरह जब पाकिस्तान खेल रहा होता है, ख़ास तौर पर बाहर, तो हम भी उसको देखते रहते होते हैं। लेकिन यानी सॉरी टू से, मैं देख रहा था कि बड़े तजर्बेकार सीनियर जो स्पोर्ट पर नज़र रखते हैं, उनका भी ये कहना है कि ऐसा लगता है कि कोच तो खैर कोई था ही नहीं इनका, उसने बताया ही नहीं कि प्रेशर में किस तरह खेला जा सकता है। बॉलिंग नाकाम, बैटिंग नाकाम, फील्डिंग उससे ज़्यादा नाकाम, और कप्तान तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा फील्ड में। अगर बाबर आज़म, और मैं देख रहा हूँ आजकल इश्तारात की धूम मची हुई है, हीरो बनाया जा रहा है, बैटिंग में नंबर 1, कप्तानी हमने देखी, कोच नहीं है। यानी कुछ लगता है आपको ये भी एक शिकस्त का बड़ा बाइस है? और आज मैं देख रहा था कि बाबर आज़म तो जिम्मेदारी डाल रहे थे बॉलर और बैटिंग करने वालों। ये तीनों फैक्टर्स हैं मौजूद। हमने ये फैसला किया था कि हम मिकी आर्थर को लाएंगे कोच, लेकिन मिकी आर्थर डर गए कि अगर नजम सेठी साहब हटा दिए गए तो मेरी डार्बी शायर की जॉब भी जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं डार्बी शायर की जॉब भी रखूंगा और मैं पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करूंगा, ऑनलाइन कोचिंग करूंगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जूम कोच का, और वो ऑनलाइन कोचिंग करते रहे। पाकिस्तान टीम की कोचिंग में बड़ा फुकदान नजर आया इस पूरे टूर्नामेंट में कि हम गलत फैसले कर रहे हैं। हमने ओवरऑल वर्ल्ड कप का सिलेक्शन गलत किया। हमें 2-3 ऐसे प्लेयर सेलेक्ट करने थे जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, जैसे जमान खान है, जैसे अबरार अहमद है, लेकिन हमने पुराने खिलाड़ियों पे ज्यादा भरोसा करने की कोशिश की जो हमें धोखा दे रहा है। कप्तानी बहुत ही वीक लिंक है हमारा,
कप्तान 3 साल से जब से कप्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल भी उन्होंने 3-4 साल से इम्प्रूवमेंट शो नहीं की, उनमें एग्रेशन नहीं है, वो विकेट लेने की कोशिश नहीं करते। 283 इतना मुश्किल टारगेट था, चैलेंजिंग टारगेट था, ऐसा नहीं था कि इतनी आसानी से 8 विकेटों से अफगानिस्तान से हार जाते, लेकिन 8-10 ओवर के बाद जब बाउंड्रीज लगना शुरू हुई तो वो स्लिप हटा देते हैं, वो अटैक बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि विकेट कोई सामने वाला दे दे, मैं विकेट लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो पुअर कप्तानी, पुअर कोचिंग, ये सब सारे अवामिल है, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है, हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और आप ब्लेम दें तो किसको ब्लेम दें? तमीज राजा को दें जो दिसंबर में हट गए थे, नजम सेठी को दें जो जून में हट गए थे, जका अशरफ को दें जो तो सारी जिम्मेदारियों से बरी जमा हो जाएंगे, वो कहेंगे मैं तो कोच नहीं लाया, मैंने तो कप्तान नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने टीम जरूर सेलेक्ट की थी, लेकिन वो सारा प्रोसेस पहले से चल रहा है। अच्छा, मैं तो फिर वही मैं कहूँ शायद कि ज़्यादा मेरा इस पर बहुत मैं फॉलो भी नहीं कर रहा उस तरीके से, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको पता है मेरा सब्जेक्ट है, फिर जो कुछ इसराइल कर रहा है गज़ा में, लेकिन एक जो मैं फॉलो कर रहा था थोड़ा बहुत, उसमें अब 3 तो मुसलसल शिकस्तें हो चुकी हैं और आइंदा जो मैचेस रहते हैं उसमें आपको क्या लगता है? एक तो मैंने कहा ना, इन शिकस्तों ने भी इनको इनका शिकस्ता दिल कर दिया होगा इनको, और इनके हौसले पस्ती हुए होंगे, या आपने जो इन प्लेयर्स से मिलते होंगे वक्तन फ़वक्तन कहीं खाने पे कहीं चलते फिरते, तो देखा कि अभी कोई जज्बा जुनून इनमें है? जुनून का लफ्ज़ सॉरी मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि आइंदा मैचेस में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, क्योंकि 12% तो चांसेस है ना सेमीफाइनल में जाने के। रद्द-ए-अमल तो बड़ा शदीद आया है, अवाम भी मायूस है, मीडिया भी मायूस है, पुराने खिलाड़ी भी मायूस हैं, लेकिन जाहिर है अभी पाकिस्तान का चांस खत्म नहीं हुआ। इवन साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी पाकिस्तान का चांस खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि सिंगल राउंड रॉबिन लीग का जो फॉर्मेट है उसकी दिलचस्पी, उसकी खूबसूरती यही है कि टीमें आखिर तक चांस रहती हैं और टीमें 5 मैच जीत कर भी सेमीफाइनल में जा सकती हैं, जैसे 2019 में हुआ था। लेकिन अपने नेट रन रेट का ख्याल करना पड़ेगा और दबाव का खिलाड़ी बड़ा शिकार होंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो मुश्किल में होती है तो सर उठाती है, लेकिन इस टीम का इतना नहीं लग रहा है, इसलिए कि इसमें ना तो तालमेल है, ना खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना फिटनेस है, और भी मसाइल थे। वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयरों को ये फिक्र थी कि उनके पैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इतने सारे अवामिल हैं, शायद इसमें सर उठाना टीम का बहुत मुश्किल है। शुक्रिया शाहिद हाशमी इस अहमदाबाद और मद्रास और पाकिस्तानी टीम के साथ कवर कर रहे हैं, आपने हमें वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद के मियां नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ एक अदालतों से भी मिल रहा है, और आपने देखा एयरपोर्ट पर किस तरीके से आए, किस तरह इस्तकबाल हुआ, और लगता है कि निगरानों के नहीं बल्कि शायद इनकी हुकूमत आ चुकी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये बात तो तय है कि हमारे चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ ने उसी वक्त आने का फ़ैसला किया जब उनके तमाम सहूलतकारों ने या स्टेक होल्डरों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। आपने देखा कि पर्टिकुलरली वो आए अक्टूबर में, और इस यकीन दहानी पर के इलेक्शन भी होंगे, कोर्टें बंदियाल कोर्टें लिपट चुकी होंगी, और निगरान भी उन्हीं के नामज़द करदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर आपने उनका देखा कि एयरपोर्ट ही पर उनकी जिस तरीके से ज़मानत ली गई, पेपर मुकम्मल हुए, जिस शाहाना अंदाज में रवाना हुए, फिर मरी जो उनका पसंदीदा जगह है वहाँ गए, और आज उन्होंने अदालतों में पेश होना था। पहले तोशाखाना केस, फिर दूसरा केस, और कारकुनों का एक बड़ी तादाद थी। यानी मुझे याद है कि वो जब लास्ट टाइम जब इनकी हुकूमत नहीं थी, यानी कोई निगरान या नहीं, लास्ट टाइम जब इनकी हुकूमत थी, उस वक्त जब मियाँ साहब को
सज़ा दी गई थी, नाअहल करार दिया गया था। न वो कारकुन मौजूद थे, न कोई एहतजाज, न कोई बहुत बड़ा रद्दमल, बल्कि अगले दिन खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे साथ फैसल अब्बास हैं जो आज मियाँ साहब को कवर करते रहे। जी फैसल, ज़रा बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब मरी गए थे, गालिबन मरी से ही बराह रास्त पहुँचे, तोशाखाना केस निपटाया, वहाँ से रिलीफ मिला, फिर दूसरी अदालत में गए, तो क्या ज़रा सूरत हाल रही आज मियाँ साहब की? माशाल्लाह मैं देख रहा था कारकुनों का जोश खरोश, मियाँ साहब के चेहरे पर बड़ी शादमानी और चेहरा फ़रोग़ मैसेज जिसे कहते हैं चमक रहा था। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। देखें, आज 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ ने अदालतों के सामने सरेंडर किया है और पहला मामला था एहतसाब अदालत में जहां पर तोशाखाना केस की समाअत थी, और दूसरा मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां पर अल अजीज़िया रेफरेंस और जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें ज़मानतों की दरख्वास्त पर समाअत थी। अदालत का माहौल कैसे बदला और 4 साल बाद क्योंकि मियाँ साहब पेश हो रहे थे, तो इस हवाले से हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुनान हैं वो भी आज अदालतों में पहुंचे हैं, और जो लीगी रहनुमा हैं अता तारड़, सेनेटर अफनानुल्लाह, तारिक फजल चौधरी साहब और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ इसाक डार जो है वो आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वो भी आज मियाँ नवाज शरीफ के साथ अदालत में पेश हुए हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो एक अदालत का डेकोरम था उसको मुकम्मल तौर पर पामाल किया गया। एहतसाब अदालत में जिस तरह से वकला मियाँ नवाज शरीफ की जब अदालत के अंदर मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में एंट्री हुई तो हमने देखा कि बड़ी तरी तादाद में वकला थे, हुल्लड़बाजी हुई, नारेबाजी हुई वहां पर कि जज मोहम्मद बशीर को आखिरकार में ये कहना पड़ गया कि जनाब आप मियाँ साहब को जो है वो अदालत से बाहर ले जाएं, बाहर उनकी हाजिरी लगा लें। तो तोशाखाना केस में जो है वो 10 लाख रुपए मचलके के एवज उनकी जमानत जो है वो हुई है। उसके बाद फिर मियाँ साहब जो है वो तकरीबन 3 बजे के राउंड अबाउट हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट में यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि जो डिवीजन बेंच है उसका टाइम था 12:30 बजे का। 12:30 बजे मियाँ साहब ने पेश होना था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो इसकी जमानतों पर समाअत करनी थी। मियाँ साहब पहुँचे को तकरीबन 3 बजे। 3 बजे पहले वो एहतसाब अदालत से निकल कर आए, मिनिस्टर इनकलेव में इसाक डार के रिहाइश पर उन्होंने जो है वो आराम किया। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, इस शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ, तारिक फजल चौधरी, बाकी तमाम लोग चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे। फिर उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे के करीब मियाँ साहब अदालत में आए। तो वहाँ पर जो है वो हमने देखा कि 3:30 वाला तकरीबन जो है वो 1 घंटा तक चीफ जस्टिस का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पर वकला से भर चुका था। लीगी रहनुमा जो थे उनके साथ 2-2, 3-3 उनके सेक्रेटरी थे, वो इतना मामला भर चुका था कि 1 घंटे तक जो है वो समाअत हो ही नहीं सकी। सिर्फ ये होता रहा कि जनाब पहले कोर्ट रूम को खाली किया जाए, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग होनी है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है वो चीफ जस्टिस और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो आएंगे और फिर समाअत होगी। पूरे 3 घंटे तक समाअत नहीं हो सकी। फिर उसके बाद समाअत का आगाज़ हुआ और समाअत में जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और अमजद परवेज साहब इनकी जानिब से थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से तवील तरीन दलाइल हुए। इसमें जो क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स है वो ये था कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से उन्होंने कहा कि आज ये कोई नैब, दूसरा नैब है जो बदला हुआ नैब हमें लग रहा है। पहले नैब जो है वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आता था और कहता था कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर करप्शन किया, यहाँ पर करप्शन किया है, उसे सजा दें। आज वही नैब कह रहा है कि हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ का किसी किस्म का कोई भी जो है वो तफ्तीश हमने नहीं करनी, हमारी जानिब से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी हैं। आज ये वही नैब है, तो फिर आपने अदालत का वक्त क्यों इतना ज़ाया किया? मैं तो पिछले ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से कि मैं तो पिछले 4 साल से उसी एक ख्याल में हूँ कि आए नैब और हमें बताए, लेकिन आज जो है वो नैब की जानिब से भी कहा गया कि जनाब हमें कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और ना ही हमने मियाँ साहब से कोई तफ्तीश करनी है। तो इस हवाले से जो एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस है उसमें समाअत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जो है वो जुमेरात तक मुलतवी हुई है, और जो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था उस पर अपीलें जो बहाल होनी थी उस पर भी नैब को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो ये मामला जुमेरात तक इसको जो है वो मुलतवी किया है। लेकिन पीटीआई पर इल्ज़ाम लगता था कि जनाब हुल्लड़बाजी होती है ड्यूरिंग जो है वो जब चेयरमैन पीटीआई की पेशी होती है,
तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन आज ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उनके वकला और उनके रहनुमाओं की जानिब से किया गया है। शुक्रिया फैसल। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद को इजाज़त दी।